हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसे हो रही है आप सबकी पढ़ाई? मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां पर भी होंगे आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे होंगे। फिर से हम एक और नई उमंग के साथ, नए विचारधारा के साथ मैं फिर से एक 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए एक क्लास लेकर आ गया हूँ। बहुत प्यारा सा क्लास है। इसमें हम लोग छायावादी युग से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, कुछ लेखिका हैं, उनसे संबंधित बातों को बताएंगे और उसके बाद से प्रगतिवादी युग से संबंधित बातों को बताएंगे कि प्रगतिवादी युग क्या है, उसकी समय अवधि क्या है, उससे संबंधित कितने लेखक हैं या लेखिकाएं हैं। उन सारी बातों को इस क्लास में आज बताया जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो तैयार हैं तो जल्दी से जितने लोग अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो इस क्लास को शेयर कर दें। ठीक है कि ताकि आप सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए यह क्लास और वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने पहले से फिल कर रखा हूँ, लिख दिया हूँ कि ताकि थोड़ा सा समय की बचत हो। ठीक है, हमें समय की बचत करना है और कम समय में ज़्यादा कार्य करना है कि नहीं करना है? करना है। तो आइए देखते हैं। छायावादी युग से संबंधित यह कुछ विशेषताएं हैं। छायावादी युग में छायावादी युग की समय सीमा क्या थी? थोड़ा आप लोग कमेंट में दर्शाएं। जो मैं बता चुका हूँ, हम लोग उसमें जयशंकर प्रसाद से संबंधित, छायावादी युग से संबंधित लेखक जैसे जयशंकर प्रसाद और भी अन्य कवि जो भी हैं उनके, विस्मित्रानंद पंत हुए जैसे, ठीक है, इन सारे लोगों की जो भी रचनाएं हैं हमने बहुत ही अच्छे से आप लोग को बता दिया। अब एक बची हुई है महादेवी वर्मा, उन्हीं का रह गया था तो यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ। आइए जानते हैं। तो महादेवी महादेवी वर्मा ने छायावादी युग में काव्यों का और प्रमुख कविताओं और गद्य रचनाओं से संबंधित रचनाओं का निर्माण किया। कब से कब तक किया? तो सन 1907 ईस्वी से लेकर सन 1988 ईस्वी तक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, इन्होंने पहली पहली निर्माण किया काव्य संग्रह, और काव्य संग्रह में अनेक प्रकार की रचनाओं का इन्होंने निर्माण किया और उसमें सन भी संबंधित है। जैसे इन्होंने एक रचना का निर्माण किया जिसका नाम है निहार, और यह किस सन में आरंभ किया? इन्होंने किस सन में लिखा? सन 1930 ईस्वी में। उसके बाद आता है रशिम। रशिम 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, चांदगीत 1936 ईस्वी में, यामा 1940 ईस्वी में, उसके बाद दीपशिखा 1942 ईस्वी में, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। उसके बाद से प्रमुख कविताओं से संबंधित कविता है, इनकी प्रमुख कविताएं हैं वो देखें क्या क्या है। आपका है, इनका है जाग वै शुद्ध जाग, फिर जाग तुझको दूर जाना, पंथ होने दो अपरिचित, हे थर्रा के अमर युक्त, ठीक है, तुझको अशेष प्रणाम। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये याद रखें इनकी प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं, तो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिख रखा है। आगे देखिए, इनकी गद्य से संबंधित रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहली है स्मृति की रेखाएं, जो है रेखा चित्र विधा है। ठीक है, उसके बाद आती है अतीत के चलचित्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी गद्य की। ठीक है, और यह इसकी विधा क्या है? समस्मरण या रेखा चित्र कह सकते हैं। उसके बाद पथ के साथी व मेरा परिवार, इनकी विधा क्या है इसकी? स्मरण। ठीक है, और उसके बाद से इनकी अंतिम गद्य की रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो एक निबंध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से ध्यान देंगे आप लोग। फिर उसके बाद से आता है छायावाद के कवि के चतुष्टय, यानी छायावादी युग से जो भी कवि संबंधित चतुष्टय से संबंधित हैं उनका यहाँ नीचे नाम है। पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बाद सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद महादेवी वर्मा। और इन्हीं लोगों के विषय में मैं पिछले क्लास में आप लोग को बता रखा हूँ। गद्य से संबंधित इनकी रचनाएं जो भी हैं हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे देखो, छायावाद के बृहद स्त्रयी से संबंधित कौन कौन से रचनाकार हैं? तो पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला जी। ठीक है, ये तीन महान लेखक छायावाद छायावाद के बृहत त्रयी
से संबंधित रखते हैं। उसके बाद छायावाद के लघु त्रयी से संबंध रखने वाले लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, उसके बाद नीचे देख रहे होंगे आप, छायावाद के ब्रह्म विष्णु महेश। छायावाद से संबंधित ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ब्रह्मा विष्णु महेश किन लेखक की, किस लेखक की रचना है? तो ब्रह्मा रचना जयशंकर प्रसाद की है, विष्णु रचना सुमित्रानंद पंत की है, महेश रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इतनी बातें क्लियर है। अब उसके बाद बताएं आप लोग को, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिख रहा है, सॉरी, देखिए नीचे दिख रहा होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में इन्होंने एक रचना का निर्माण किया, चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत। और कब इन्होंने निर्माण किया? तो सन 1968 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद से देखिए, फिर कह रहे कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा? सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। और कब लिखा? सन 1978 ईस्वी में। इतनी बातें क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है ना। अब आगे देखें। अब आगे हमारे आते हैं, अगले कवि जो आते हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। और उन्होंने उर्वशी का निर्माण किया, उर्वशी रचना का निर्माण किया या रचना किए। कब? सन 1972 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद यामाका किए। यामाका कौन की है भाई? महादेवी वर्मा की हैं। और किस सन में की हैं? तो सन 1982 ईस्वी में की हैं। तो ये तो हमारा संबंधित था महादेवी वर्मा से, चाहे अन्य जो भी लेखक हैं उनसे संबंधित कुछ बातें थी, छायावादी युग से संबंधित। अब हम लोग जानेंगे प्रगतिवादी युग क्या है। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है, उससे संबंधित बातों को जानेंगे। ठीक है। देखिए आगे हमने फिल किया है, अब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। अभी तो हम छायावादी युग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जानेंगे प्रगतिवादी युग से संबंधित बातों को। उसके बाद प्रयोगवादी युग से संबंधित बातों को जानेंगे। ठीक है। तो आइए जानते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की जो समय सीमा है, समय अवधि है, वो है सन 1938 से लेकर सन 1943 ईस्वी तक। ठीक है। इतनी बातें समझे आप लोग। उसके बाद बताएं माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा है प्रगतिवादी युग में कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं, तो मैं आपको बताऊं, हिम किराटनी, तरंगणी, युग चरण, समर्पण, मरण, ज्वार, ज्वारमाला, वेणु। ठीक है। ये इनकी क्या है? ये इनकी क्या है भाई? ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। वेणु लो गुंजरे धारा, वेणु लो गुंजरे धारा है लो। ठीक है। मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ छूटा है, ठीक है, इसलिए मैंने फिल कर दिया। ठीक है। अब इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं और ये भी प्रगतिवादी युग से संबंधित हैं। और इन्होंने कुछ रचनाओं का निर्माण किया। कौन कौन सी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है इसमें प्रगतिवादी युग में? तो कुरुक्षेत्र, रशिम रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है। इनकी 3 रचनाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध है प्रगतिवादी युग से युग में। ठीक है। अब आगे जानते हैं प्रगतिवादी युग में से संबंधित कौन से रचनाकार हैं। तो अब आते हैं बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है भाई ककुम आती है, अपलक आती है, रशिम रेखा, क्वांसी। ठीक है। ये इनकी चार ये इनकी सॉरी ये इनकी जो 3 रचनाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आगे जानते हैं
प्रगतिवादी युग से संबंधित अगले जो रचनाकार है वो है केदारनाथ अग्रवाल जी, और इनकी प्रसिद्ध रचना है क्या है, युग की गंगा, लोक तथा आलोचक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी का है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इसे ध्यान रखें। फिर उसके बाद से नींद के बादल। ठीक है, अब आते हैं हमारे रामविलास शर्मा जी, प्रगतिवादी युग से संबंधित इन्होंने एक ही रचना का नाम निर्माण किया, और ये सभी सबसे महत्वपूर्ण है। सभी रचनाकारों की रचनाओं से सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी आती है रूप तरंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे सबसे प्यारे न्यारे राम दुलारे लेखक नागार्जुन जी। नागार्जुन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया। जैसे पहला आता है युग धारा, प्यासी, पत्थराई आंखें, फिर सतरंगी पंखों वाली, फिर तालाब की मछलियाँ। ठीक है, फिर हजार हजार बाहों वाली, फिर भस्माकुर। भस्मांकुर ये खंड काव्य है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रांगेय राघव जी। कौन आते हैं, रांगेय राघव जी, और इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें अजय है, खंडहर है, मेधावी है, पंचाली है, राह के दीपक है, पिछले पत्थर है। ठीक है, क्या है, पिघलते पत्थर है, पिछले नहीं पिघलते पत्थर है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने भी महत्वपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें आता है हिलोल जीवन के गान, उसके बाद से प्रलय सीजन, मिट्टी के बारात। इनकी ये तीन क्या थी, महत्वपूर्ण रचनाएं रही। उसके बाद से आते हैं हमारे त्रिलोचन जी, और इनकी भी महत्वपूर्ण रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है धरती। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर रामविलास शर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है रूप तरंग, उसी तरह से ये त्रिलोचन जी की प्रसिद्ध रचना है धरती। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब आगे देखो, आगे बात करें प्रगतिवादी युग की विशेषताओं की प्रवृत्तियों से संबंधित, तो देखें धर्म, ईश्वरीय। ठीक है, कौन कौन सा भाई, धर्म, ईश्वरीय, सत्ता, ये आदि का विरोध, ईश्वर के प्रति अनास्था यानी आस्था न रखना, ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये प्रगतिवादी युग से के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद से पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का भाव रखना, ये भी किस युग के अंतर्गत आता है, तो ये प्रगतिवादी युग के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, उसके बाद से शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति रखना, ये भी प्रगतिवादी युग से संबंधित है। उसके बाद से क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सामाजिक यथार्थ का चित्रण क्या किया गया है भाई, रूढ़ियों का विरोध करना, रूढ़ियों का विरोध करना और साम्यवाद। ठीक है, रूढ़ियों का विरोध करना और साम्यवाद। देखें, उसके बाद से हमारा जो यहाँ पर देख रहे होंगे क्रांति की भावना, क्रांति की भावना से संबंधित क्या बातें हैं भाई, भाग्यवाद की उपेक्षा, फिर कर्मवाद की श्रेष्ठता का बल। ये थी प्रगतिवादी युग से कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को बहुत ही समझ में आई होगी। जितने 12वीं के विद्यार्थी हैं, मेरे पे विश्वास रखें, आपको उस चीज़ को बताऊंगा कि जो आपके विद्यालय में नहीं बताया जाता है, उस चीज़ को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर उसमें भी कहीं त्रुटि आपको दिखे, तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ करके आप जाकर सो जाए कि मैं ही सही कह रहा हूँ, नहीं, आप जाकर के किसी भी अध्यापक से पूछ सकते हैं कि क्या सर ये सर अच्छे पढ़ाए हैं। ठीक है, इस बात को आप जांच कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं प्रयोगवादी प्रयोगवादी युग से संबंधित बातों को जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर दिख रहा है ना, ये आप लोग का प्रयोगवादी युग है। ठीक है, प्रयोगवादी युग की जो समय सीमा है वो क्या है, 1943 से लेकर 1951। देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू, जो आपका एक एक नंबर दो दो नंबर का प्रश्न है, उसी को मैं करा रहा हूँ। ठीक है,
और मैं यह चाहता हूँ कि अभी जितने लोग हैं 12वीं से संबंधित कम से कम 10-15 लोग हो जाएं तो थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा। हम मैं ये नहीं कहता कि 2-4 लोग नहीं हुए होंगे, होंगे, लेकिन और भी बच्चे हो जाएं धीरे-धीरे करके, जहाँ से भी आपके दोस्त मित्र हों, ठीक है? अपनी मित्रता को निभाएं और उनसे कहें कि क्लास आरंभ है और आप लोग को एकदम बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जो आप लोग को कहीं मिलने वाला नहीं है। कहीं मिल भी रहा होगा, कहीं कहीं मिल भी रहा होगा, भाई ऑनलाइन का ज़माना है, कहीं भी सोशल मीडिया का ज़माना है तो कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अ, आप लोग को परफेक्ट जो कंटेंट जो आपका पेपर में पूछा जाता है वही कराने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? देखो, अब समझो, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है? फिर कह रहा है कि अज्ञेय के अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन भी हुआ जो निम्न प्रकार के हैं। अब देखो, 4 सप्तक की बात किया गया है। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। अब किस सन में वह प्रकाशित हुआ, ठीक है? इसके विषय में जानेंगे। तो पहले तो जाने हम लोग तार सप्तक के विषय में। पहला तार सप्तक सन 1943 ईस्वी को आरंभ हुआ। दूसरा तार सप्तक सन 1951 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक कब हुआ? 1959। और चौथा कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि तार सप्तक के संपादक कौन है, ठीक है? संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और किस सन में यह प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ सन 1943 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में। अच्छा बताएं, प्रयोगवादी युग की समय अवधि क्या है? सन 1943 से लेकर के सन 1951 ईस्वी। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, इसके प्रमुख कवि हैं, तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं, सॉरी, प्रयोगवादी युग से संबंधित प्रमुख कवि हैं, वो कौन कौन से हैं? ये ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, भा यानी भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है? फिर प्र आ गया तो प्रभाकर माचवे, उसके बाद से गी आ गया तो गिरिराज कुमार माथुर, ठीक है? उसके बाद से रा आ गया तो रामविलास शर्मा, और ने यानी नेमीचंद इत्यादि। ये क्या रहे? आपके प्रयोगवादी युग से संबंधित लेखक हैं, ठीक है? अब आगे देखो, प्रयोगवादी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वह कहना, उसकी विशेषताएं क्या है भाई? क्या दर्शाना चाहता है? उसका उद्देश्य क्या है? इस बात का, इस बात के विषय में जाने तो क्या कह रहा है? अहमवाद, अहमवाद, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद एवं क्षणवाद, ठीक है? ये तो पहला इसकी विशेषता रही। दूसरा क्या कह रहा है? निराशा और अनास्था। निराशा भी निराश हो गया है कोई कार्य की वजह से, अब उसे भगवान पे विश्वास नहीं है, या उस कार्य पे करने पर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है। उसी को, जो न आस्था हो उसी को अनास्था बोलेंगे, ठीक है? अब आगे देखो, अतिशय बौद्धिकता प्राधान्य, उसके बाद से क्या कह रहा है? यथार्थ की कुरूपता का चित्रण, उसके बाद अति नग्न यथार्थवाद, विद्रोह की भावना, ठीक है? विद्रोह की भावना। फिर क्या कह रहा है? व्यंग्य की प्रखरता, और उसके बाद से कह रहा है कि शिल्प की नवीनता, उसके बाद बिंबो प्रतीकों एवं नवीन उपमानों का प्रयोग। ये था प्रयोगवादी युग से संबंधित कुछ बातें। अब हम अगली क्लास में जानेंगे, जितने हम लोग ये पढ़े हैं हिंदी गद्य से संबंधित MCQ टाइप प्रश्न विस्तृत रूप से, अब उसका हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह से जुड़ते रहिए हिंदुस्तान क्लासेस पे। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, क्लास को शेयर कर दें। और एक बात कहें भोजपुरिया भाषा में ठेठ, अरे भैया क्लासवा के जल्दी तू सब्सक्राइब कर दे यार, बड़ी मेहनत होत बा, ठीक बा? तो ठीक बा, तो सब्सक्राइब कर दिया और ये अपन दोस्तन के शेयर कर दिया, और वो लोग से कहिए कि क्लास
आरंभ हो गइल बा, तो आके पढ़ाई शुरू कर देस लो। ठीक बा? ठीक बा? चलो ठीक बा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान क्लासेस पे जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है।